राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सो हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिक शुक्ला। और जैसे कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि जो व्यक्ति संघर्ष की राह चलता है ना, आज के जमाने में वही चमकने वाला है। ठीक है, मेन बात ये कह दूं कि अगर जैसे मान लो जिसने जंग जीती है रात से, जो रात से जंग जीतता है ना, वही सूर्य बनकर के भी चमकने वाला है आगे चल करके। कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी जितनी परीक्षाएं चल रही हैं, इससे तुम्हारे अंदर निखार अवश्य हो रहा है। सोने को भी तपना पड़ता है सोने बनने के लिए, सोना बनने के लिए, ठीक है। और डायमंड को शेप देने के लिए भी कितनी बार उसे तराशा जाता है। आई बात समझ में? सो वैसे ही आप सबको तराशने का कार्य हम सब ने सौंपा हुआ है, जितने भी आपके टीचर्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टीचर्स की बात माननी है और अपने कार्य के प्रति, अपने वर्क के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति कंटिन्यूटी और ईमानदारी रखनी है, ठीक है। आई बात समझ में? बेसिकली दिस इज द वीडियो फॉर द क्लास 10th 12th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। 10th वालों तुम्हारे ऊपर भी ध्यान देना था, तो 10th वालों आई एम बैक विद योर स्पेशल बैचेस फॉर द क्लास 10th as well as your revision sheets. Okay, so मैं आ गया हूँ तुम्हारे साथ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th आप लोगों के लिए बिल्कुल बात सुन लो, उठ जाओ। बहुत सो लिया तुमने, ठंड बहुत पड़ रही है, पता है मुझे रजाई से निकलने का मन नहीं करता तुम्हारा, लेकिन अब पढ़ना भी शुरू करना है। सो फर्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है हेरिडिटी। आई नो तुम सोच रहे हो सर आप यहां से ऐसे कैसे बीच से शुरू कर सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर तो हमारा लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे मेरा एक रीजन ये है कि मैं चाह रहा हूं पहले हम लोग एक ऐसा चैप्टर पढ़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, प्लस क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिसमें शॉर्ट आंसर्स ही आएंगे, ठीक है। एक स्ट्रेटजी बना करके चलाइए, एमसीक्यू है, शॉर्ट है और लॉन्ग है। एक लॉन्ग आने वाला है, आपको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रेटजी बना करके चलिए कि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स, उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो बात जब करते हैं कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी, सबसे पहले तो हमको पढ़ना है कि ऑब्वियसली व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होती है, हमको ये पढ़ना है। फिर इसी में हमको पढ़ना है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होते हैं। फिर हम इसमें पढ़ने वाले हैं हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज आवर जीजे मेंडल के बारे में, ठीक है। एमसीक्यू उठाकर, सॉरी पीवाईक्यू उठाकर के देखोगे तो जीजे मेंडल से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन उसने डायरेक्टली पूछा यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में भी, इनफैक्ट कई बार आईसीएसई में भी जीजे मेंडल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है, ठीक है। फिर जीजे मेंडल के बाद हमको इनके तीनों नियम पढ़ने हैं, 3 लॉज ऑफ मेंडल। फिर हमको उसमें पढ़ना है सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। साथ ही में मैं तुमको एक चीज और बता दूं कि एक टॉपिक इसमें अब एक्सक्लूड हो चुका है, लेकिन मैं तुमको बता दूं वो टॉपिक था इवोल्यूशन का, ठीक है। वो किसका टॉपिक था, इवोल्यूशन का था। वो आपके सिलेबस से हट चुका है, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कुछ बातें मैं आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग बता दूं कि हेरिडिटी एक्चुअल में होता क्या है। तो बेसिकली हेरिडिटी का मतलब होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जीन। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जीन। जीन्स क्या होते हैं, अभी उसके बारे में भी बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम, कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, फ्रॉम वन जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। या आम भाषा में हम इसको ये कह सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या क्या बात की हमने, फ्रॉम पेरेंट्स टू किसमें जा रहे हैं, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चाइल्ड, यानी चाइल्ड मतलब बच्चे, ठीक। जीन्स क्या होता है, सपोज दैट सब पढ़ते हैं यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है हमारी, सेल। क्या होती है, सेल। यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियस,
क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा क्रोमोसोम। क्या होगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम के अंदर भाई साहब प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। और डीएनए में लगे होते हैं जीन्स। क्या लगे होते हैं? जीन्स। So basically genes are the factors which are responsible for the characters. क्या बोला? Genes are the factors which are responsible for the characters. क्या हुआ? Characters. क्या होते हैं कैरेक्टर्स? तो कैरेक्टर्स वो होते हैं एनी एट्रीब्यूट और एनी फीचर एनी एट्रीब्यूट और एनी फीचर। ठीक है, सपोज दैट आपने देखा, आंखों की बात करते हैं, किसी बात करते हैं, आंखों की बात करते हैं। आपके पास आंखें हैं, भगवान ने आपको दो आंखें दे रखी हैं। ठीक है, एक राइट आई एक लेफ्ट आई। ठीक है, और तो कोई आंख नहीं है ना तुम्हारे पास? वेरी गुड, नहीं है तो अच्छी बात है। तो दो आंख भगवान ने आपको दे रखी है। अब आप ये देखिए कि किसी की आंखों का कलर ब्लैक होता है, किसी की आंखों का कलर ब्लू होता है, किसी की आंखों का कलर ब्राउन होता है, किसी की आंखों का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आंखों का कलर है, कलर क्या हो गया? हमारा कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। कलर क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। अब सपोज दैट किसी की आंखें ब्लू हैं, सपोज हमने बात कर ली। चलिए एक टेबल भी ड्रॉ कर लेते हैं। रुकिए, पहले आपने ये नोट कर लिया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए किसका बना होगा? जीन्स का। डीएनए में क्या लगे होंगे? जीन्स लगे होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं जरा कैरेक्टर के बारे में और ट्रेट के बारे में। रुकना जरा सा। ठीक, हमने लिखा कैरेक्टर। दो बातें करने जा रहे हैं, कैरेक्टर के बारे में, ट्रेट के बारे में, और एक बात चलो और लिख लेते हैं, दो चीजें और लिख लेते हैं, जीन और नेक्स्ट थिंग इज एलील। कौन कौन से टर्म लिखे मैंने? 4 टर्म लिखे हैं। कैरेक्टर लिखा है, ट्रेट लिखा है, जीन लिखा है और एलील लिखा है। कैरेक्टर क्या होगा? सपोज दैट कैरेक्टर हमने ले लिया आई कलर। कैरेक्टर हमने ले लिया आई कलर। ठीक, अब आई कलर में दो ट्रेट हो सकते हैं। सपोज दैट हुआ ब्लू, किसी की ब्लू आईज थी, किसी की आईज थी ब्लैक। ठीक, किसी की ब्लू आईज थी, किसी की क्या थी? ब्लैक। अब जीन जो होगा वो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? कैरेक्टर के लिए। सपोज दैट, तो जीन यहां पे क्या हो जाएगा? आई कलर जीन। क्या हो जाएगा? आई कलर जीन, दोनों में। ठीक, आई कलर जीन। लेकिन एलील क्या होगा? एलील जो होगा वो ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एलील किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि एलील कौन सा होगा? ब्लू कलर एलील। ब्लू कलर एलील। और इधर क्या होगा? ब्लैक कलर एलील। इज दैट क्लियर और नॉट? कैरेक्टर हमने लिया आई कलर। आई कलर के बाद दो ट्रेट्स हो सकते हैं, या तो ब्लू होगी आई कलर या तो ब्लैक होगा आई कलर। फिर जीन जो होगा वो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि जीन क्या हो गया? आई कलर जीन। ठीक है, और फिर एलील जो होगा, एलील किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और एलील ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यानी कि ब्लू कलर एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ट्रेट एंड ब्लैक कलर एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक कलर ट्रेट। आगे बात समझ में? सो ये डिफरेंस होता है आपके कैरेक्टर, ट्रेट, जीन एंड एलील में। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे चल के कुछ ऐसे टर्म्स इंपॉर्टेंट आने वाले हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे दो टर्म्स की बात हम और करेंगे कि सबसे पहले तो एक होते हैं हमारे हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस और दूसरे होमोजाइगस। ठीक, यही भी बात कर लेते हैं डोमिनेंट की, जिससे आगे कंफ्यूजन नहीं होगी, और यही पे बात कर लेते हैं रिसेसिव की। ठीक है,
डोमिनेंट की, और यही बात हमने किसकी कर ली, रेसेसिव की कर ली। और यहीं पर हम एक टॉपिक, एक वर्ड और लिख लेते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एंड एक टर्म और लिखते हैं, वेरिएशन। ठीक है, समझते हैं। हेट्रोजाइगस, होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम, और हेट्रो का मतलब हो जाएगा डिफरेंट। ठीक है, होमो का मतलब क्या हो गया, सेम, और हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट। डोमिनेंट का मतलब होगा कैरेक्टर के लिए यूज होता है डोमिनेंट, हमेशा ध्यान रखना, कैरेक्टर विच suppressed the another character, वो कैरेक्टर जिसने किसी दूसरे कैरेक्टर को छुपा दिया उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। और जो कैरेक्टर छुप गया, सप्रेस्ड कैरेक्टर जो होगा, जो अपनी क्वालिटीज नहीं निकाल के ला पाया, वो होता है रेसेसिव। इनहेरिटेंस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। और वेरिएशन का मतलब होता है वरीयता, यानी कि डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू जनरेशन। क्या आप अपने बिल्कुल पिताजी जैसे दिखते हैं, या क्या आप अपने बिल्कुल माताजी जैसे दिखते हैं, नहीं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, वेरिएशन बोला जाता है, जिसको हम वरीयता नाम देते हैं। यानी कि वो लेवल, वो डिग्री का द डिग्री ऑफ द डिफरेंस, जहां पर दो जनरेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। इनहेरिटेंस क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। रेसेसिव हो गया जो कैरेक्टर छुप जाएगा, अपने आप को नहीं निखार पाएगा, उसको रेसेसिव बोलते हैं। डोमिनेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे कैरेक्टर को छुपा देगा और अपने आप को उभार देगा, उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस की बात कर ली। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली हमारा टॉपिक जो है, सबसे पहले उसको पढ़ना। ठीक है, यहां पे मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करता हूं जीजे मेंडल के बारे में। जीजे मेंडल, ठीक, जो जीजे मेंडल भाई साहब हैं, इनका पूरा नाम है जॉर्ज जोहन मेंडल। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। और दूसरी चीज, ये एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे, मैथमेटिशियन थे, और मॉन्क भी थे, साधु। मैथमेटिशियन भी थे और मॉन्क भी थे। इन्होंने किस पे रिसर्च की थी, पी पे की थी, पी पे रिसर्च की थी। और पी का साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम। ठीक है, वैसे साइंटिफिक नेम पूछा नहीं जाता, मैंने आपको केवल बता दिया। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई पी, पी ही क्यों चुना इन्होंने, वाई पी, पी इसलिए चुना था कि सबसे पहले तो उसके कैरेक्टर्स आर इजीली विजिबल थे। कैरेक्टर्स कैसे थे, इजीली विजिबल थे। सेकंड थिंग, पी इसलिए भी चुना था, क्यों, कैरेक्टर, सबसे पहला रीजन तो ये कि कैरेक्टर्स आर इजीली विजिबल। कभी आप मटर छीलिए, मटर छीलने के बाद आप देख सकते हैं किसी का जो छिलका होगा वो लंबा होगा, उसको पॉड बोलते हैं। फिर और क्या चीज हो सकती है, किसी का राउंड रिंकल्ड, या आप इजीली देख सकते हैं उसके कैरेक्टर्स। ठीक है, प्लस दूसरी चीज कैरेक्टर्स ज्यादा थे और वेरिएशंस थे। ठीक है, सो ये दो प्रमुख कारण हैं। जीजे मेंडल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों पढ़ा रहे हैं, आप तो कह रहे थे मेंडल के नियम पढ़ाएंगे। बेटा पढ़ाएंगे, लेकिन जरा उसके बारे में जानने से पहले एक चीज ये समझ लेना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जब क्या करते हैं हम, एक क्रॉस की स्टडी, द क्रॉस मेड बिटवीन टू स्टडी द सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। जब हम क्या कर रहे हैं, एक समय पे
एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर, एक समय में एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, एक समय में एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड कहलाता है। और जब हम एक साथ एक समय पर दो कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू कैरेक्टर्स, स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम। जब हम कोई भी क्रॉस हम बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, एक कैरेक्टर की स्टडी के लिए, तो वो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब हम क्या करते हैं, दो कैरेक्टर की स्टडी एक ही टाइम पे कर रहे हैं तो वो क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है। क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है। आगे बात समझ में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेंडल के जो पहले के दो नियम हैं, मेंडल की जो नियम 1 है और नियम 2 है, मेंडल लॉ 1 एंड मेंडल लॉ 2, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की सहायता से किए गए हैं। और जो मेंडल का लॉ नंबर 3 है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस की मदद से किया गया है। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ते हैं लॉर्ड मेंडल के बारे में, सॉरी मेंडल के बारे में तुमने पढ़ लिया, हम पढ़ते हैं अब किसके बारे में, मेंडल्स के नियम के बारे में। व्हाट आर दी मेन और मेजर लॉज ऑफ मेंडल। ठीक है, तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। मेंडल ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, नंबर 2 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड नंबर 3 लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अभी मैंने 2 वर्ड लिखे थे, डोमिनेंट और रेसेसिव। इस वाले लॉ में उनका ही मेन रोल है। चलिए इन्होंने क्या किया, भी बताया मैंने, सिंगल कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर लिया। तो इन्होंने ले लिया कैरेक्टर स्टेम की हाइट। क्या लिया, स्टेम की हाइट, स्टेम हाइट इन्होंने कैरेक्टर लिया। इन्होंने देखा कि एक पूरा टॉल प्लांट था और एक तरफ था पूरा ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, टॉल और ये क्या है, ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बौना। इन्होंने क्या किया, इनका क्रॉस करा दिया। एक लंबा पेड़ था मटर का और एक कैसा था, बौना था। जब इनका क्रॉस कराया तो सबसे पहले इनके गैमीट्स बने और गैमीट्स क्या बन जाएंगे, ठीक है। इनका जब क्रॉस हुआ तो रिजल्ट पता है क्या आया, रिजल्ट आया ये, ठीक, रिजल्ट ये आया। लेकिन ये जो था आप कह सकते हैं कि टॉल भी है और ड्वार्फ भी है, लेकिन देखने में क्या निकल के सामने आया कि ये जो प्लांट था इसमें टॉल था, ये जो प्लांट था ये बच्चा कैसा था, टॉल था। तो कहने का मतलब ये है कि टॉल वाले पेरेंट ने अपने आप को सामने ला दिया और ड्वार्फ वाले को छुपा दिया। क्या कर दिया, ड्वार्फ वाले को छुपा दिया। तो वो कैरेक्टर जो सामने निकल कर आया, बच्चे में जो कैरेक्टर दिखाई दिया, वो जीन्स दोनों के थे, जीन्स इसके भी गए, जीन्स इसके भी गए, लेकिन बच्चा बना कैसा, टॉल बना। यानी कि एक कैरेक्टर क्या हुआ, डोमिनेंट हो गया। क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। और एक कैरेक्टर क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। एक कैरेक्टर डोमिनेंट हो गया और एक कैरेक्टर क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कभी भी किसी एक टॉल प्लांट का और एक ड्वार्फ प्लांट का आपस में क्रॉस कराएंगे तो ऑलवेज द डोमिनेंट कैरेक्टर मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ अस। मतलब हमारे पास रिजल्ट के फॉर्म में डोमिनेंट ही लॉ मिलेगा, सॉरी डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखेगा। और जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, द कैरेक्टर दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, वो ऑब्वियसली डोमिनेंट हो जाता है। और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो क्या हो जाता है, रेसेसिव हो जाता है। सो मेंडल का ये जो पहला नियम था उसमें इन्होंने यही बताया कि व्हेन वी मेक अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल एंड अ प्योर ड्वार्फ प्लांट we get the result for the all tall plants। ठीक है, मतलब हमको रिजल्ट में क्या मिला, टॉल प्लांट मिला। that expresses the dominant character of the parent of the dominant parent। क्या हुआ, मतलब कि
डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट। एक चीज और यहीं पे क्लियर कर दें, ये थी हमारी F1 जनरेशन। इस जनरेशन को बोला जाता है F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन बोलते हैं बेटा। F1 जनरेशन का जो F है, F का मतलब होता है फीलियल, और फीलियल का मतलब होता है प्रोजेनी, मतलब बच्चा। ठीक है, प्रोजेनी यानी कि पहली पीढ़ी जो होगी उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर सामने आएंगे, लेकिन जीन्स दोनों के होंगे, जीन्स दोनों के होंगे, टॉल के भी होंगे और ड्रॉप के भी होंगे। अब आपको मैंने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस बताया, ये कैसा लग रहा है आपको? ये क्या है? होमोजाइगस है। ये दोनों कैसे हैं? होमोजाइगस हैं। मतलब इसमें केवल इसमें टॉल ही टॉल के जीन्स थे, इसमें किसके जीन्स थे? ड्रॉप के थे। लेकिन अब इसमें दोनों के जीन्स आ गए, इसमें दोनों के जीन्स आ गए, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस हो जाएगा। ऐसे को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है, क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस टॉल बोलेंगे। तो ये था हमारे भाई साहब मेंडल का पहला नियम। क्या था? मेंडल का पहला नियम। पहले के समय में मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता था। क्या माना जाता था? यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता था। सॉरी, इसको इसको क्या कर दिया गया? यूनिवर्सल ट्रुथ मान लिया गया। पहले के जमाने में इसको क्या बोलते थे? यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते थे। लेकिन फिर इसके कुछ एक्सेप्शंस निकल के सामने आ गए। ठीक है, 4 एक्सेप्शंस होते हैं। बेसिकली मैं आपको 2 बता दे रहा हूं। ठीक है, पहला एक्सेप्शन है एक कोडोमिनेंस, आपके कोर्स में नहीं है, डोंट वरी, पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन केवल लिखवा दे रहा हूं। और दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, 12th क्लास में आगे यदि आप बायो लेते हैं तो आप पढ़ेंगे। ओके, ये है मेंडल के इस वाले नियम के 2 एक्सेप्शन, इसलिए अब इसको यूनिवर्सल ट्रुथ की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक, ये था हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आगे बढ़ते हैं मेंडल का दूसरा नियम। तो मेंडल भाई साहब ने क्या किया कि जो है इन्होंने देखा कि भाई चलो अच्छा, F1 जनरेशन में क्या हो रहा था? F1 जनरेशन में जो हमारे पास 2 कैरेक्टर थे, 2 में से एक कैरेक्टर निकल के सामने आया, लेकिन जीन्स तो दोनों के पहुंच गए। तो इन्होंने कहा चलो थोड़ा सा और खुरपेच करते हैं। इन्होंने सोचा अब हम क्या करेंगे? कुछ नया करेंगे। ये सुना ना तुमने, आज कुछ तूफानी करते हैं। वैसे ही मेंडल साहब ने भी कुछ तूफानी करने का ट्राई किया। ठीक है, सो व्हाट आर वी स्टडीइंग नाउ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, सबसे पहले बेटा मतलब समझते हैं सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। क्या होता है? सेपरेशन। चलिए फिर क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा, अब तक आपने देखा, क्या देखा? अब तक आपने ये देखा कि T और T का क्रॉस करके क्या बन गया था? F1 जनरेशन ये बन रही थी। अब इन्होंने क्या किया? इसी T और T का एक बार सेल्फ क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया? सेल्फ क्रॉस करा दिया। सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है स्वयं से क्रॉस कराना। मतलब स्वयं से क्रॉस कराना मतलब ये नहीं कि अपने आप ही रिप्रोडक्शन कर लेगा। इन्होंने क्या किया? फिर 2 पौधे ले लिए, 2 हेटेरोजाइगस स्टॉल ले लिए। 2 हेटेरोजाइगस स्टॉल लेने के बाद फिर इनका जब क्रॉस कराया तब देखो रिजल्ट क्या आया। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका हम बनाते हैं एक पनेट स्क्वायर। क्या बनाते हैं? पनेट स्क्वायर। बेटा इसका नाम है, ये जो हमने एक स्क्वायर बनाया है इसको बोला जाता है पनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर, जो कि किसने दिया था? आरसी पनेट ने दिया था। किसने दिया था? आरसी पनेट ने दिया था। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर बोलते हैं। चलिए क्रॉस कराइए। मैथ्स में क्या होता है? T और T यानी T स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे? सिंपल 2 बार T लिख देंगे। ठीक, इनका मल्टीप्लाई कराओ T और स्मॉल t, इनका कराओगे तो कैपिटल T और स्मॉल t, फिर इनका कराओगे तो T और T। ठीक, देखो क्या चीज निकल के सामने आ गई। आपके पास सामने निकल के 3 बच्चे दिख रहे हैं, 4 बच्चे दिख रहे हैं। 4 में से
एक तो आपका प्योर टॉल मिल गया, चलो एक टॉल मिल गया था, दूसरा कैसा मिल गया आपको, एक ड्रॉप मिल गया है। क्या मिल गया है, ड्रॉप मिल गया है। बाकी के ये जो दो हैं तो ये भी टॉल, लेकिन इसमें जीन्स किसके हैं, ड्रॉप के भी हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो, क्या पूछा गया, फिनोटाइप रेशियो, और पूछ दिया गया जीनोटाइप रेशियो, ये जनरेशन हो जाएगी आपकी F2 जनरेशन। ठीक है, ये कैसी जनरेशन हो गई, F2 जनरेशन। समझो, मैंने बताया फिनोटाइप यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो, और सेकेंड हैंड दूसरी साइड लिखा हुआ है जीनोटाइप, या फिर हम इसको कहते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक, समझो, फिनोटाइपिक रेशियो मतलब कि फिनोटाइप मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा दिख रहा है आपको, आंखों से देखोगे तो कैसा दिखेगा फिजिकल अपीयरेंस में, फिजिकल अपीयरेंस में ये कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। तो यानी कि हम इसको लिखते हैं 3 टॉल है और एक 1 है। क्या है, 3 टॉल एंड एक 1। और जब हम जीनोटाइप की बात करते हैं तो यानी कि जीन्स कैसे हैं, कैसे क्या है, जीन्स कैसे हैं। तो जीन्स में क्या चीज दिख रही है आपको, 1 एक प्योर टॉल का जीन है, एक में सॉरी 2 में कैसे हैं, 2 टॉल के जीन है, मतलब मिक्स है, हाइब्रिड है। ठीक है, कैसे हैं, टॉल भी है ड्राफ भी है, तो 2 और एक प्योर ड्रॉप है तो उसका एक ड्राफ। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है, सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब कभी भी हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के रिजल्ट में जो हमारे पास हेटेरोजाइगस टॉल आया है, अगर हम उसका कभी भी सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में, F2 वाले आने वाली जनरेशन में जो कैरेक्टर छुप गया था, जो कैरेक्टर रेसेसिव था, वो भी बाहर निकल के सामने आ गया, और हमको क्या मिल गए, 4 नए प्रोजेनी मिले, और उस प्रोजेनी में जिसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होगा, और बाकी का कैसा होगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। और इसने क्या किया, अपने आप को अलग से सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद अलग अलग स्पीशीज या अलग अलग ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर दिए। तो ये था मेंडल का दूसरा नियम, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या चीज हो रही थी कि एक कैरेक्टर ऐसा होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, और एक कैरेक्टर ऐसा होगा जो दब जाएगा, और जो दबा हुआ कैरेक्टर था वो रिसेसिव था, जो एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था। पढ़ चुके लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भाई सेपरेशन निकल के सामने आ रहा है, 4 बच्चे बनेंगे, 4 बच्चों में एक टॉल, 2 टॉल रहेंगे, लेकिन उनके जीन्स कैसे होंगे, जीनोटाइपिक रेशियो में, मतलब टॉल के भी कैरेक्टर्स आएंगे और किसके जाएंगे, ड्रॉप के भी जाएंगे। और क्या रहा अभी तक डोमिनेंस में, जहां पर एक कैरेक्टर छुप जा रहा था, एक बच्चा ऐसा होगा जिसमें वो कैरेक्टर भी निकल के सामने आ जाएगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो था मेंडल साहब का, मेंडल महाशय का आखिरी नियम। ठीक है, आखिरी नियम था, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको 2 क्रॉस बताए थे, दैट इज योर मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑब्वियसली जब हम क्या कर रहे थे, एक टाइम पे एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे थे, वो था हमारा मोनोहाइब्रिड। और जब हम एक टाइम पे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, 2 की स्टडी करेंगे, तो वो कैसा क्रॉस हो जाएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस। अभी थोड़ी देर पहले तुमको ये भी बताया कि मेंडल महाशय ने क्या किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का इस्तेमाल किया था। और अब पढ़ते हैं आगे, तो आगे बढ़ेंगे तो फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या चीज हो गई भाई, डाइहाइब्रिड क्रॉस आया सामने। चलो अच्छा, डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जब बात की तो हमने कहे 2 कैरेक्टर, ठीक है, 2 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 2 कैरेक्टर्स थे। तो पहला कैरेक्टर तो उन्होंने लिया कि भाई सीड का शेप कैसा होगा, सीड शेप, ठीक, आइदर इट इज राउंड और wrinkled, either it is round or either it is wrinkled। then दूसरा कैरेक्टर लिया सीड के कलर का, सीड कलर। क्या बात आई यहां पे, या तो वो ग्रीन होगा
या तो वो क्या होगा, येलो। ठीक, अब यहां पे कुछ डिनोशंस ध्यान रखना। कौन कौन से? राउंड के लिए इन्होंने यूज किया आर को, राउंड के लिए किसको यूज किया, आर को। रिंकल्ड के लिए किसको यूज किया, स्मॉल आर को। किसको यूज किया, स्मॉल आर को। ग्रीन के लिए इन्होंने यूज किया ग्रीन के लिए इन्होंने यूज किया वाई, और येलो के लिए वाई। ठीक है, आगे बात समझ में। सो अब हम जो अपना पूरा क्रॉस बनाएंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे, वो हम इसकी मदद से बनाएंगे। इन्होंने यहाँ पे दो प्लांट ले लिए। सबसे पहले, ठीक है, कौन सा था, राउंड एंड येलो। दूसरा था रिंकल्ड एंड ग्रीन। कैसा था, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब इन दो प्लांट के बीच में क्रॉस होगा। क्या होगा, क्रॉस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जनरेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो आर है, इसको लिखो, इसको लिख लो। ठीक है, क्या चीज बचेगी तुम्हारे पास, एक मिनट, पहला। फिर इनको लिखते हैं, चलो, ठीक है, इनको लिखा। फिर यहां से लाए इसको, यहां से लाए। अब क्या बच रहा है तुम्हारे पास, एक ये बच रहे हैं, एक ये बच रहे हैं, इनको लिख लो। ठीक हो गया। चलिए अब हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, जिसको नाम दिया जाता है चेकर बोर्ड का। क्या नाम दिया जाता है, चेकर बोर्ड। ये ध्यान रखना, ये कौन कौन से आपके बन गए, ये जो जनरेशन बनी है। अब आप इसी का सेल्फ क्रॉस जब कराएंगे, तब आगे कहानी क्या होने वाली है वो हम समझते हैं चेकर बोर्ड के माध्यम से। किसके माध्यम से समझेंगे, चेकर बोर्ड के माध्यम से। चलिए देख लेते हैं क्या था। ये था, फिर ये था, देन ये, और फिर सेम चीज, सेल्फिंग करा रहे हैं। ये वाला जो सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है मेल्स के लिए, और ये वाला जो सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल्स के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्रॉस कराना है हमको। ठीक, बहुत इजी है, आर आर वाई वाई। ठीक, इधर आइए, पहले इसको पूरा फिल करते हैं, फिर समझते हैं कौन सा क्या बन रहा है। ठीक, इधर आ जाओ। ओके, इस वाले पूरे जो हमने एक स्क्वायर बनाया है, इसको बोला जाता है चेकर बोर्ड। क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड। ठीक, अब देखिए कौन कौन से ऑफ स्प्रिंग्स बन गए। आप देख सकते हैं कितने ऑफ स्प्रिंग्स हैं टोटल, 16 ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, कितने हैं, 16 ऑफ स्प्रिंग्स। चलिए, राउंड एंड येलो, ये कैसा है, राउंड एंड येलो है। ठीक, तो इसको डिनोट करते हैं हम स्क्वायर।
अब आप ये देखिए कितने राउंड एंड येलो बन रहे हैं। राउंड एंड येलो के लिए आपके पास एक कैपिटल आर होना चाहिए और एक कैपिटल वाई होना चाहिए। ठीक, यहाँ तो दोनों थे, तो ये कैसा हो गया, राउंड एंड येलो। क्या ये है? यस है, राउंड एंड येलो। ये भी है, ये भी राउंड एंड येलो है और ये भी राउंड एंड येलो है। चलिए ठीक, फिर इस वाले रो पर आओ। ये राउंड एंड येलो है, बोलो हाँ है। ये नहीं है, ये है राउंड एंड येलो। फिर ये भी नहीं है, ये है राउंड एंड येलो, यस। ये भी राउंड एंड येलो है, फिर ये नहीं है और ये नहीं है। फिर इधर आ जाओ, राउंड एंड येलो। और है कोई राउंड एंड येलो? कोई नहीं है। तो यानी कि 9 जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो 9 है ये आपके कैसे बन गए, राउंड एंड येलो। कैसे बन गए, राउंड एंड येलो। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर इस पर आते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन के लिए हम इसमें सर्किल करेंगे। राउंड एंड ग्रीन एक ये हो गया, राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन के लिए कौन कौन से चाहिए, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक, तो राउंड एंड ग्रीन ये भी हो गया। तो 3 किसके लिए यूज हुआ, राउंड एंड ग्रीन। ठीक, फिर आ जाओ, अब जब हम इसमें बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। यानी कि स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी कि 3 क्या है, रिंकल्ड एंड येलो। ठीक, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो स्मॉल आर स्मॉल वाई है, ये किसको डिनोट करेगा, ये किसको डिनोट कर रहा है, हमारे wrinkled and green। तो wrinkled and green। सो बेसिकली जब हमसे इसका रेशियो पूछा जाए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो हम क्या लिखेंगे, 9:3:3:1। दिस इज द रेशियो, 9:3:3:1। ओके, सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि जितने भी आप कैरेक्टर, अब इसमें आप देख सकते हैं, हमने जब 2 कैरेक्टर्स लिए, व्हेन वी आर यूजिंग द 2 कैरेक्टर्स एट अ सिंगल टाइम, तो क्या हो जाएगा, जो भी नए कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी पेयर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन था, तो ग्रीन ने कहीं जाकर के या राउंड के साथ पेयर किया, ग्रीन कलर ने राउंड के साथ पेयर किया, कहीं ने रिंकल्ड के साथ पेयर किया। ठीक है, आई बात समझ में। कहीं पे अगर राउंड था तो राउंड ने कहीं पे येलो के साथ किया, तो कहीं पे ग्रीन के साथ किया, उसके पास ऑप्शंस था। सो दे कैन chose their characters or chose their allele as according to their own will। ठीक है, इंडिपेंडेंटली मतलब आजादी के साथ। ठीक है, आई बात समझ में। सो बेसिकली दीज आर द 3 लॉज ऑफ मेंडल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। सो मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, वी आर मूविंग फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो क्या है हमारा लास्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, जब बात हम ह्यूमन की कर रहे हैं, तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन में होते हैं भाई साहब 46 क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, जो कि किस पेयर में होंगे, 23 पेयर्स में होंगे। किस में होंगे, 23 पेयर्स में होंगे। किस में होंगे, 23 पेयर्स में होंगे। अब ये जो 23 है, इसमें 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। पहले टाइप के क्रोमोसोम्स हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। और जो दूसरे टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं उनको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। अब आगे बात समझते हैं। ये जो तुम्हारे ऑटोसोम्स हैं,
इनको नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ये कितने होंगे? ऑब्वियसली 22 होंगे। ये कितने होंगे? 22 होंगे। और ये कितने होंगे? 1 होगा। ठीक है, ये कितना होगा? 1 होगा। यहां हमने बात कर ली एक मेल के बारे में, ठीक है। यहां किसके बारे में बात की? मेल के बारे में। जब इधर फीमेल लिखेंगे, फीमेल जब लिखेंगे तो फीमेल में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 इधर से आएंगे और एक एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम आएगा। जब बात करते हैं एक किसी फीमेल के बारे में, तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको बोला जाता है एक्स एंड एक्स, ठीक है। और जब बात मेल की करी जाती है तो मेल में होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। मेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स वाई क्रोमोसोम्स। और फीमेल्स में कौन से होते हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम। अब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन होने के बाद फर्टिलाइजेशन की सारी प्रोसेस वैसे चलेगी। अब क्या होने वाला है? अब जो बेबी होगा उसमें क्या होगा? यदि उसमें मेल से वाई क्रोमोसोम आता है, मदर के पास तो देने के लिए केवल एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स ही हैं। यदि मेल में मेल से वाई क्रोमोसोम आता है, मदर से आ गया क्या? एक्स क्रोमोसोम, तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट्स इन द बर्थ ऑफ सन। और ऑन द अदर हैंड यदि मेल से आ जाता है एक्स क्रोमोसोम, क्या आ जाता है? एक्स क्रोमोसोम, और मदर के पास तो एक्स ही है, सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर। आ गई बात समझ में? सो बेसिकली पुराने समय में फीमेल्स को दोषी माना जाता था, किस लिए? लड़की पैदा करने के लिए। बट मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेन रिस्पॉन्सिबल है मेल्स। वैसे गलती उनकी भी नहीं है, वो ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने मर्जी से, भाई नहीं मैं अपने से आगे ट्रांसफर तुमको भाई एक्स क्रोमोसोम नहीं वाई क्रोमोसोम देना चाह रहा हूं। जोर तो किसी का नहीं है, अपने बस में तो है नहीं ये चीज। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ और द रिप्रोडक्शन ऑफ डॉटर। आई बात समझ में? बर्थ ऑफ डॉटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेल्स रिस्पॉन्सिबल है। सो इस तरह से ह्यूमंस में सेक्स का डिटरमिनेशन होता है। मेल के पास कौन से एक्स क्रोमोसोम्स हैं? दैट इज योर एक्स एंड वाई, दीज आर योर सेक्स क्रोमोसोम इन मेल्स। और फीमेल्स के पास कौन से हैं? एक्स एंड एक्स। सो अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम किसी भी डॉटर किसी भी चाइल्ड में जा रहे हैं तो वो डॉटर है, और एक्स वाई क्रोमोसोम किसी चाइल्ड में जा रहा है तो वो क्या है? सन है। सो ये था हमारे चैप्टर का दी एंड। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने 10th स्टैंडर्ड के जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस भी आपके पास अपलोड हो जाएंगी, और परेशान मत हो। आप सबके लिए जो भी जितना भी जरूरी होगा, सारे रिवीजन क्लासेस, सारे नोट्स, सब कुछ अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है। क्लास की जिम्मेदारी हम लोगों की है तो हम लोग निभाएंगे बखूबी, और आपको अपनी जिम्मेदारी प्रभु मेरे निभा लेना, पढ़ लेना, ठीक है। कैसे बोर्ड एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने ही वाले हैं। गिनती पे गिन सकते हो कितने दिन बचे तुम्हारे पास, उंगलियों पे गिन सकते हो। आई बात समझ में? सो बिल्कुल ही अब हंसी मजाक रख दो एक किनारे। बहुत ठंड पड़ रही है, रजैया से निकलने का मन नहीं करता है। रजाई में बैठे बैठे वीडियो देख सकते हो, हमें पता है। तो दिमाग किस में लगाना है? बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक। 18 फरवरी से यूपी बोर्ड के हैं, 17 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड के हैं। आईसीएसई की भी डेट शीट आ चुकी है, मुझे अभी ध्यान नहीं कि कब से है, लेकिन उनकी भी डेट शीट आ गई। अब बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लग जाओ, भूल जाओ सारी चीजें, ठीक। तो अब कहने का मतलब ये है कि आप सब ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिक शुक्ला।